तेजस दादा, यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि आपका म्यूज़िक के साथ जो एक रिलेशन है वो कब से बिल्ड होना चालू हुआ और आपकी म्यूज़िक के साथ जर्नी कब से चालू हुई? एक्चुअली ये बचपन से ही शुरू हुआ। हमारे घर में मैं बहुत प्राउडली हमेशा बोलता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते वक्त कि हमारे घर में टीवी नहीं था तभी मेरे बचपन में, पर हमारे घर में रेडियो था। और रेडियो तभी ये एफएम चैनल्स नहीं थे, तब सब आकाशवाणी के चैनल्स थे। और मैं बेसिकली हूँ सांगली डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र का सांगली डिस्ट्रिक्ट। और रिच इन कल्चर, जहाँ पे बहुत आर्ट को माना जाता है। और हमारे घर में मेरे दादाजी और दादी जी हमेशा रेडियो सुनते थे। तो वो सुनते सुनते जो कान पे आता था, जहन में जाता था। करेक्ट। और वही मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ आफ्टर सो मेनी इयर्स कि वो जो हम बोलते हैं ना कि बीज बोया जाता है, तो वो बाद में जब उसके फल आने लगते हैं, तो वो सब बीज से ही रिलेटेड होता है। सो वो बीज था कि जब मैं सुनता था, और आकाशवाणी मतलब क्लासिक सॉन्ग्स, क्लासिक म्यूजिक, एवरीथिंग वाज वेरी ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड। यस, डेफिनेटली। और वो गुड स्टैंडर्ड का जो मैं सुनता था हमेशा, लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर जी, मराठी में सुरेश वाडकर जी, आशा भोसले जी है। सो ये सब ऐसे महान गायकों के जो गाने पड़ते थे कान पे, वो धीरे 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 अंदर जाने लगे। और बाद में वो जब मैं एक्चुअल म्यूज़िक में कुछ करने लगा, तब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि अरे ये वही है जो मैंने इतने साल से सुना था, और अभी मैं उसी दौर को हमेशा याद करता हूँ कि वहाँ से है। और देन बाद में मैंने सीखना चालू किया। क्या बात! स्कूल में ही था मैं तभी। गाना सीखते थे? यस, मैं 5th स्टैंडर्ड में था तभी। एक कंपटीशन में एक टीचर थे मेरे, उन्होंने पार्टिसिपेट करवाया था। तब तक मुझे भी पता नहीं था। उन्होंने बोला कि तुम एक गाना गाओ। मैंने बोला मुझे नहीं गाना आता है। तो बोले जस्ट ट्राई करो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना भी एक मज़ा होता है। करेक्ट। सो मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरा फर्स्ट रैंक आया। वाह! हाँ, और वो फर्स्ट रैंक मुझे अभी भी बहुत स्पेशल लगता है, क्योंकि उस कंपटीशन ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि यस, आई कैन डू इट। आपके अंदर कुछ तो है, तुम्हारे अंदर कुछ है, तुम करो। और मैं फिर उसके बाद सीखने लगा। तो फिर मैं पहले क्लासिकल के बेसिक जो लेसन्स होते हैं, सारेगामापा, वो क्लासिकल सीखने लगा, कुछ राग सीखे, और ऐसे शुरुआत हो गई। क्या बात है! यस। और फिर आपकी कॉलेज में की क्या यादें हैं? उसमें आपने बहुत सारी आई गेस प्ले कॉम्पिटिशन्स भी की हैं। आपका थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, एक जो ये म्यूज़िक का कल्चर है वो डांस और आर्ट और म्यूज़िक को एक साथ लेके चलता है। एग्जैक्टली। तो आपने सब थोड़ा थोड़ा आजमाया, थोड़ा उसकी यादें बताइए। यस, बेसिकली मेरा जूनियर कॉलेज जो था वो एसपी कॉलेज है पुणे का। वेरी रिच इन आर्ट एंड कल्चर। एग्जैक्टली, पुणे के हार्ट में बसा हुआ, सदाशिव पेठ में, जहाँ पे आर्ट को और कल्चर को बहुत सराहा जाता है, अच्छा सुना जाता है, अच्छा देखा जाता है। और हाँ, अगर तुम कुछ गलत करते हो तो आपको टोका भी जाता है। ऐसी जगह मैं 2 साल जूनियर कॉलेज में था। एक्सपेरिमेंटल थिएटर की क्या कहते हैं, सबसे जन्मभूमि कह सकते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल थिएटर को भी उतना दर्जा दिया जाता है जितना एक कमर्शियल थिएटर को दिया जाता है। और बहुत अच्छे आर्टिस्ट वहाँ से निकले हैं, पास आउट हुए। मतलब मैं अगर नाम लूँ तो रोहिणी हट्टंगड़ी जी है, बहुत सारे एक्टर्स है, मृण्मयी देशपांडे, सिद्धार्थ चांदेकर। सो अभी उनका नाम ही लिया है, जिक्र किया है, तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग एक साथ ही तभी कलामंडल में थे वहाँ। क्या बात है! सो जसराज जोशी, मृण्मयी देशपांडे, सिद्धार्थ चांदेकर, ऋषिकेश, जो मतलब जो ट्रायो है, ऋषिकेश, जसराज और सौरभ, उसके और इनके साथ तेजस देवधर रहते थे यस, लाइट्स के लिए। सो ये सब लोग हम तब कलामंडल में साथ में थे। और तब मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बट मैं कोरस में गाता था, छोटे छोटे चीज़ें करता था। बट दैट वाज रियली नाइस टाइम, गोल्डन टाइम, जहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि मैं गांव से आया था जहाँ पे इतना कुछ एक्सपोजर नहीं था।
जो यहाँ आके मैंने देखा कि इतना एक्सपोजर मिलता है, यहाँ पे इतना कुछ होता है और सब कुछ कॉलेज के बच्चे कर रहे हैं। पुरुषोत्तम में पार्टिसिपेट करते वक्त सब कुछ सेट बना रहे हैं बच्चे ही, डायरेक्ट बच्चे कर रहे हैं, लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, खुद एक्ट कर रहे हैं, म्यूज़िक बना रहे हैं, एवरीथिंग। जब 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सो एक बहुत अच्छी सीख वहाँ पे मिली। और वहाँ से फिर मैं इंजीनियरिंग में गया। अच्छा। तो पिंपरी चिंचवड़ में आया। पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। ओके। कंप्लीट करते वक्त भी हमने बहुत प्लेज, ड्रामाज, एनुअल गैदरिंग्स, इस सब में भी एक स्टैंडर्ड लाने की कोशिश की। और मेरे साथ इसमें पुष्कराज चिरपुटकर, यस, जो बहुत अच्छे एक्टर है, आपको सबको पता है। करेक्ट, वो भी यहाँ ही के हैं। एग्जैक्टली, PCCOE में ही थे वो, ENTC में थे, मैं मैकेनिकल में था, वो मेरे सीनियर है। ओके। सो वो एक हमारे ऋषिकेश गोरे करके एक फ्रेंड है, वो भी बहुत मतलब आर्ट को ऊपर लाने के लिए हम सबको बहुत मोटिवेट करते थे, ये सब चीज़ें करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सो हमने एक वहाँ पे एक क्रांति शुरुआत की, क्रांति, एग्जैक्टली। सो हम लोग पुरुषोत्तम में पार्टिसिपेट करते थे, फिरोदिया में पार्टिसिपेट करते थे। और वहाँ पे एक हमने शुरू किया कि पुरुषोत्तम और फिरोदिया के लिए हमने ओन कंपोज म्यूजिक शुरू किया। क्या बात है। हाँ, तब तक कुछ स्टॉक्स या पुराने गाने जो ऑलरेडी है गाने ऐसे लिए जाते थे, बट तभी हम सब ने डिसाइड किया कि हम ओन कंपोज करेंगे। क्या बात है। सो उन लोगों ने भी मेरे पे एक ट्रस्ट रखा और उन्होंने दिया मुझे एक चांस। एंड वहीं पे कंपोजर, एज अ कंपोजर डेवलप होना वहाँ पे शुरू हो गया। क्या बात है। सो ऐसे बहुत सारे प्लेस थे कि जिसको हमने म्यूजिक क्रिएट किया। तभी रिकॉर्डिंग पिंपरी चिंचवड़ में स्टूडियो भी नहीं था। करेक्ट। हम लोग एक आर सर करके है, उनके घर पे जाके, उनके घर में छोटा सेटअप था, वहाँ पे करते थे। वो भी बहुत सपोर्ट करते थे हमें और हम क्रिएट करते थे। बट द थिंग इज दैट कि वी लर्न हाउ टू क्रिएट। मतलब वो एक एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी था, जो हमने किया उस टाइम पे। एंड देन डॉक्टर संजीव कुमार पाटिल के पास मुझे लेके गया पुष्कराज। ओके। और उनका कमर्शियल ग्रुप है नाटक का, प्लेस का, ड्रामा का। सो वो तब पुराने नाटक लेते थे और उसको नए फॉर्म में करते थे। तो तभी तोमी नवेज नाटक वो कर रहे थे। ओके। मराठी का बहुत ही उसका नया वर्जन। नया वर्जन मतलब डायरेक्ट वो करते थे अपने हिसाब से, क्योंकि वो 3 अंक था, ओरिजिनल 3 अंक का था। तो उन्होंने वो 2 अंक में किया और उसका म्यूजिक करने के लिए उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। क्या बात है। और मैं तभी जस्ट आई वाज इन 3rd ईयर। ओके। और तभी उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया और वो मैंने करने की कोशिश की और वो उसका आउटपुट अच्छा निकला। सो हम जो ये ओरिजिनली करते थे प्ले, प्रभाकर पणशीकर साहब, जिनको हम पंत बोलते हैं, तो उन्होंने हमें एक बार घर पे बुलाया था उनके। क्या बात है। हाँ, तो और हमारी पूरी रिहर्सल उन्होंने करवा ली है हमसे। तो उन्होंने खास मुझे बताया कि म्यूज़िक अच्छा हुआ है, नया जो म्यूज़िक किया है तुमने अच्छा किया है और कीप इट अप। सो उनसे ये मतलब शाबाशी मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। काबिले तारीफ इसलिए भी है कि आप इंजीनियरिंग करते हुए भी आपने आर्ट का हाथ नहीं छोड़ा। आपने म्यूजिक का हाथ नहीं छोड़ा। और आप वो साइड बाय साइड जो भी वक्त आपको मिलता गया, आप पुष्कराज जी एक साथ मिलके करते गए, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो आई मीन इसके बाद रेजोनेंस का जो अभी एक स्टेटस है, एक पिंपरी चिंचवड़ का प्राउड स्टूडियो बन चुका है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्रीज, पोस्ट प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे होती हैं। इसका जन्म कैसे हुआ? ओके, सो इंजीनियरिंग में था तभी मैंने डिसाइड किया था कि म्यूज़िक में ही अभी जाना है। करेक्ट। क्योंकि पैशन फॉलो करना है लाइफ में। सच बताओ तो मैंने एक भी एप्टीट्यूड टेस्ट कभी बैठा भी नहीं हूँ। सो प्लेसमेंट का सवाल ही नहीं आता। सो मुझे प्लेस होना ही नहीं था। मुझे मैकेनिकल इंडस्ट्री में जाके जॉब नहीं करना था। काफ़ी क्लियर थे। एकदम क्लियर था। और मैंने डिसाइड किया था कि म्यूज़िक कंपोज़र ही बनूंगा मैं, जो भी हो, कुछ भी हो। फिनेंशियल सिचुएशंस वैसे नहीं थे, बहुत सारी दिक्कतें थी, बट आई डिसाइडेड। और मैं ये हमेशा
मतलब सोचता हूँ या फिर जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनसे भी ये बुक्स के मतलब बुक्स में से पढ़ा है, उनके आत्मचरित्र से पढ़ा हुआ है कि सोच होनी चाहिए इंसान के पास, वो डेस्टिनेशन के तरफ अपने आप जाता है। सो मैंने वो सोचा था तभी। सो मैं जैसे ही पास्ड आउट हुआ तो मुझे एक्चुअली फिनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल होने की ज़रूरत थी, तो मैंने एज ए लेक्चरर जॉब लिया वहीं पे। क्या बात है। हाँ, सो मैंने 1 साल कॉलेज में पढ़ाया एंड देन मैं हमारे एक बहुत ही अच्छे सर है गाड़े सर करके, उनकी मैथ्स की इंस्टीट्यूट थी। ओके। सो उनके यहाँ पे मैंने उनको बोला कि मैं सिखाना चाहता हूँ। सो उन्होंने भी मुझे बोला कि सिखाओ और मैंने स्टार्ट किया। सो क्लास में पहले दिन जब मैं था तभी 4 बच्चे थे। अच्छा। और वो बैच आगे आगे जाके 50-60 लोगों की हो गई। क्या बात है। मैं अच्छा सिखा पाता था। सो वो मैंने किया, बट मन में एक था कि तभी मेरा फर्स्ट एल्बम का काम चल रहा था। सो फर्स्ट कमर्शियल एल्बम मेरा 2012 में एक्चुअली 12 में। हाँ, सो अभी 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसको। क्या बात है। सो 2012 में मेरा फर्स्ट एल्बम का काम चल रहा था। मेरी एक फ्रेंड है प्राजक्ता गवाणे, जो अच्छी राइटर है, और एक प्रोड्यूसर है शंकर जांभळकर, उनकी भी कुछ कविताएं थी, तो उनको मैंने कंपोज किया और वो कणेरीची फुले करके एक पहला एल्बम मेरा चल रहा था काम। और मेरा सौभाग्य है कि बहुत अच्छे लोगों ने इसमें गाया। क्या बात मतलब पंडित सुरेश वाडकर जी है, बेला शेंडे है, डॉक्टर अमोल कोल्ले जी ने जो कविताएं थी उनका प्रोज का जो रीडिंग था वो उन्होंने किया था। और सबसे मेरा एक दोस्त है प्रसेनजीत कोसंबी, उसने भी गाया और मैंने एक गाना गाया था। ऐसे 7 गाने थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की उसमें एक मराठी ब्रेथलेस गाना हमने बनाया, जिसके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी वो दर्ज हुआ। ओके। और वो काफ़ी अच्छा चला, यूनिवर्सल म्यूज़िक ने उसको लॉन्च किया था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरा पहला ही एल्बम और इतने अच्छे लेवल पे। सो बहुत ही अच्छी बात थी। पर उस एल्बम का जो सब रिकॉर्डिंग था वो मुझे मुंबई और पुणे में करना पड़ा। ओके। सो मैंने, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था उस टाइम यहाँ पे कुछ नहीं था रिकॉर्डिंग्स का, उतना ये नहीं था। तो वहीं से फिर मैंने सोचा कि एक अच्छा सेटअप होना चाहिए अपने, जो अपने काम भी आएगा। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर इस एरिया में वो नहीं है तो अपनी वजह से कल्चर बिल्ड हो सकता है, किसी और के काम भी आ जाओ। एग्जैक्टली। सो और के काम भी आएगा और एक माहौल बनेगा। माहौल बनेगा तभी लोग सीखेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। एग्जैक्टली। कंपटीशन तो होना चाहिए लाइफ में। कुछ लोग सोचेंगे अरे ऐसा भी करना होता है, ऐसा भी करेंगे, और लोग करेंगे तो एक माहौल बन जाएगा। डेफिनेटली। सो ये मेरा मानना है हमेशा, और उसी वजह से ये रेजोनेंस का जन्म हुआ। इसमें मेरी वाइफ प्रीति का बहुत बड़ा सहयोग है, वो भी अच्छा गाती है। अच्छा। सो हम लोग एक ही कॉलेज से है, पीसीसी वही। शी वाज इन आईटी, आई वाज इन मैकेनिकल। क्या हम बात वहीं है। पे मिले बिकॉज ऑफ म्यूजिक। वो बहुत अच्छा गाती है, सो हम मिले। एंड देन उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे इस सेटअप के लिए। सो ऐसे रेजोनेंस फॉर्म हुआ। और रेजोनेंस ये नाम आपने क्यों चुना? यस, अगर आप फिजिकली फिजिक्स अगर आप देखोगे तो रेजोनेंस इज मतलब 2 वेव्स जब एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ में मिलती है तो उनका जो एक साथ आना होता है वो रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बात है। क्योंकि मैं आपको बड़ा साइंटिफिक मीनिंग है। हाँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। आप अगर हारमोनियम पे एक सुर बजा रहे हो और उसी सुर में उसी फ्रीक्वेंसी में आपने गाया तो आपका और हारमोनियम का आवाज एक हो जाता है। समझ में नहीं आता है। हाँ, समझ में नहीं आता है कि हारमोनियम का आवाज कौन सा है और गायक का आवाज कौन सा है। क्या बात है। तो वो जो कॉन्वर्जेंस होता है ना, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। वहां पे हम खुद को भूल जाते हैं। यस। सो वी लॉस आवरसेल्फ। करेक्ट। सो संगीत एक ऐसी साधना है कि जहाँ पे ये खुद को, कोई भी कला हो जहाँ पे खुद को भूल जाना इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। मतलब खुद को जब भूल जाओगे ना तो ही क्रिएटिविटी आनंद मिलेगा। और उसके लिए ही हर कोई कला है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो वो रेजोनेंस, इसके लिए मैंने नाम रखा।
बहुत खूब। Thank you. साइंटिफिकली मैंने कोई सोचा नहीं था कि साइंस भी इतना ब्यूटीफुल हो सकता है बिकॉज हम कॉमर्स वाले ठहरे तो Okay. वो बात थी। लेकिन दादा आपने अभी एल्बम्स की बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 90s में या फिर 2000s में लेट एल्बम्स आते थे, जैसे लकी अली वाज नोन फॉर हिज एल्बम्स, Exactly. शान के कुछ पहले एल्बम्स आए थे। तो आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो एल्बम्स बहुत चलते हैं आजकल, मतलब वो एल्बम्स पे ही उनका पूरा क्या कहते हैं रेपुटेशन होता है, सब कुछ होता है। कमिंग टू बॉलीवुड और इंडिया और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एज अ होल, हमारी फिल्म म्यूजिक ज्यादा होते हैं। Okay. आर्टिस्ट डोंट टेंड टू गो सोलो Okay. या फिर खुद का कुछ एल्बम निकाले, या फिर जो ट्रेंड है वो इंडिया में काफी कम है। इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, मतलब इट इज गुड, इट इज बैड, और व्हाई इज इट लाइक दिस इन इंडिया? ओके, सबसे पहले मैं लास्ट के क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट देता हूँ, व्हाई इट इज़ लाइक दिस इन इंडिया। बिकॉज आप अगर फिल्म में देखोगे हॉलीवुड की, तो फिल्मों में गाने ही नहीं होते। नहीं, ऑलमोस्ट नहीं। यस, सो गानों का कल्चर फिल्म्स में नहीं है। मतलब जितना मुझे याद है, टाइटैनिक का गाना सिर्फ है फिल्म का गाना, वो भी मुझे लगता है फिल्म में कहीं पे भी नहीं है, वो क्रेडिट्स पे है, जस्ट लाइक बॉन्ड मूवीज। एग्जैक्टली। सो गाने ये हॉलीवुड का फॉर्मेट ही नहीं है। सो बट इंडिया में म्यूजिक का कल्चर पहले से ही है, इसलिए गाने फिल्म में है ही, मतलब हमेशा। और वो क्या होता था कि पहले पुरानी फिल्में जो आती थी तो गाने हिट हो जाते थे, और वो गाने, अरे ये गाना बहुत अच्छा है, सो ये सुनने के लिए आज भी वही ट्रेंड है। मतलब आज भी इंडियन फिल्म्स पहले आती तो उनके गाने पहले रिलीज होते हैं, म्यूजिक हिट होता है, फिल्म ऑटोमेटिक हिट होती है। करेक्ट। सो यही अपना इधर का ट्रेंड है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, वो लोग म्यूजिक अगर है तो वो एल्बम्स के फॉर्मेट में ही है, इसलिए वहाँ पे है। इंडिया में वैसा नहीं है। बट क्या है ना कि 90s या उसके पहले ना कैसेट्स हुआ करती थी। यस। सो कैसेट्स में ए साइड और बी साइड होती थी। तो ए साइड में 5 गाने, बी साइड में 5 गाने, ऐसे होता था। तो एक सेट होता था, एक गाने के लिए कैसेट नहीं बनती थी। बट ऑब्वियसली मुझे ऐसा भी लगता है कि कभी कभी कि वो कैसेट में 10 गाने बैठते हैं तो एक 10 गानों का एल्बम बनाओ, 8 गानों का एल्बम बनाओ, तो वो एक सेट होता था। सो पर बाद में अभी क्या हुआ है, अभी जैसे ये प्लेटफॉर्म्स आए हैं, यूट्यूब है या फिर ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है, स्पॉटिफाई है, हंगामा है, गाना है, बहुत सारी बड़ी लिस्ट है। सो इसमें आप एक एक गाना रिलीज कर सकते हो। सो इसका एडवांटेज भी है कि आपको पूरा एल्बम करने की जरूरत नहीं है, सिंगल्स कर सकते हैं, वो एक इसका एडवांटेज है। बट जो एल्बम्स में हम जो पुराने एल्बम्स देखते हैं आज भी, जगजीत सिंह जी की गजलें हो, पंकज उधास जी की गजलें हो, ये सब एल्बम्स है, नॉन फिल्मी हम जो बोलते हैं। करेक्ट। तो उसके लिए लोग उतने उत्सुक नहीं थे एक्चुअली, तभी वो हिट होता था। बट मासेस में, हाँ, तभी वो हिट होता था क्योंकि क्वालिटी भी उतनी थी और बहुत गिने चुने आर्टिस्ट थे, और तभी मीडियम्स भी बहुत कम थे। अभी मीडियम्स इतने बन गए कि मैं भी, कोई भी हो, उठ के आज गाना बना सकता है और वो अपने प्लेटफॉर्म पे डाल सकता है। तभी वैसा नहीं था, तभी कैसेट कंपनी के पास जाना पड़ता था, वो लोग क्वालिटी जिसके पास है उसका ही कंटेंट लेते थे, और वही उनको जिसमें प्रॉफिट मार्जिन दिखेगा वही सेल करेंगे। सो इसमें बिजनेस और आर्ट का ऐसा मिलाप था। अभी आजकल ऐसा नहीं है, एनीवन कैन पुट हिज सॉन्ग्स, हर सॉन्ग्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म, और वो ये होगा। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा कि बॉलीवुड की तरफ क्यों है, क्योंकि बॉलीवुड में देखो जब कोई फिल्म आती है तो उसका प्रमोशन जोरदार होता है और गाने पे ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। तो वो प्रमोशन का जो कॉस्ट है ना, वो लोग फिल्म प्रोड्यूसर्स बेयर करते हैं, और इसकी वजह से वो अच्छा म्यूजिक हमेशा बहुत फैलता है, और लोगों को मतलब आजकल मैं बताता हूँ कि कभी कभी ऐसे भी होता है, एवरी म्यूजिक इज गुड म्यूजिक, मैं बोलता हूँ, हर एक का पर्सपेक्टिव है। बट कभी कभी क्या होता है ना, उसमें भी एक हाई क्लास है, एक मीडियोकर है, तो कभी कभी हैमरिंग टेक्निक्स भी यूज किए जाते हैं। मतलब एक गाना आप 15-20 बार सुनोगे ना, आपको अच्छा लगने लगेगा। सो वो प्रमोशन का एक फंडा होता है, उसमें लोगों को अच्छा लगने लगता है। पर एल्बम्स का जैसे अभी वेस्टर्न कल्चर में जो है, एल्बम्स में ऑटोनॉमी ज्यादा मिलती है, फ्रीडम ज्यादा मिलता है। जैसे मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप गा भी चुके हो, आप कंपोज भी कर चुके हो, सो यू हैव बीन ऑन द बोथ द साइड। तो कभी कभी एक आर्टिस्ट को कभी ऐसा लगता है कि यार कंपोजर की तरह तरीके से गा के शायद मुझे उतना मजा नहीं आया जितना कंपोजर को आ गया। एग्जैक्टली। तो दोनों का साइड होता है ना। तो आर्टिस्ट के लिए एल्बम ज्यादा फ्रीडम देता है
या फिर कुछ आर्टिस्ट, मतलब इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है कि कंपोजिंग में भी खुश रह जाते हैं आर्टिस्ट? क्या होता है ना, मतलब सिंगर और कंपोजर ये दो अलग चीज़ें हैं। कंपोजर, एज अ कंपोजर जब मैं सोचूंगा किसी सिंगर के पास जाऊंगा तो आई एक्सपेक्ट कि वो सिंगर उस गाने को इस तरह से गाए, अपनी रूह उसमें ऐसी पिघलाए कि वो गाना उसका हो जाए और सबको वो दिल तक पहुंचे। ये बेसिक थॉट होता है कोई भी कंपोजर का। ओके, सो ये बहुत ज़रूरी है होना। सेकेंड थिंग, बहुत सारे कंपोजर्स ऐसे होते हैं कि जो फ्री हैंड देते हैं सिंगर्स को, आपको जैसे चाहिए वैसे गाओ। मतलब AR रहमान सर, मैंने बहुत बार देखा है उनका ऐसा कि वो छोड़ देते हैं सिंगर को कि आपको जैसा गाना है वैसे गाओ, और उसमें से बहुत कुछ अच्छा निकलता है। सो ये भी होता है। और प्लस वेस्टर्न के जो हैं वो सिंगर्स ही कंपोजर्स हैं, Exactly. रादर बहुत सारे लिरिसिस्ट भी खुद ही हैं। सो दे कॉल देम एज सॉन्ग राइटर्स। सो वो सॉन्ग राइट भी करते, कंपोज भी करते, गाते भी है। सो उनके यहाँ पे और ये अभी तो है। एड शीरन ने अलग लेवल पे लेके गए, वो परफॉर्म भी अकेला ही करते हैं। सो अपने यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, लिरिसिस्ट अलग है, कंपोजर अलग है, सिंगर अलग है। ये सब चीज़ें होने की वजह से एक डिफरेंट सिनेरियो है अपने इधर। पर स्टिल आर्टिस्ट खुद को एक्सप्लोर कर पाते हैं ऐसे सेटअप में भी। एग्जैक्टली देखो वो भी एक मतलब डिपेंड्स ऑन कंपोजर। जैसे मैंने बोला, कंपोजर जितना आर्टिस्ट को वो मतलब सिंगर को जितना इंडिपेंडेंस दे उतना अच्छा है। मुझे भी, मैं भी इसी थॉट का हूँ। कुछ चीज़ें हैं कि कंपोजर के जहन में होती है, बट ऑब्वियस उसने बहुत दिनों से उस पर काम किया रहता है, उसका कंपोजिशन रहता है, मतलब उसका बेबी रहता है। हाँ, यस। सो उनके भी कुछ थॉट्स रहते हैं, बट वो थॉट्स बताने के बाद सिंगर को छोड़ना चाहिए। बाद में उनके कॉन्सर्ट्स में उनको फ्री हैंड तो मिल ही जाता है। गाते वक्त भी, रिकॉर्डिंग में भी देना चाहिए, उससे कुछ अच्छा निकलता है। दिस इज माय एक्सपीरियंस। और अभी जब आपने ये सेटअप कर लिया है, नाउ दैट पिंपरी चिंचवड हैज इट्स ओन स्टूडियो, यस, आप जब ये शुरू कर रहे थे वे बैक इन 2014, तो आपका मैकेनिकल हो चुका था, आप 1 साल सिखा चुके थे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? जो क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में टिपिकली पेरेंट्स वांट कि बच्चा सेफ रहे, कुछ स्टेडी इनकम कमाए, तो उसमें आप इंजीनियरिंग करके अभी टीचिंग जैसा अच्छा काम उसमें से निकल के अभी आप खुद का सेटअप, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? वेरी नाइस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि बात आके रुकती है पैशन फॉलो करने वालों की इधर ही, घर वाले उनको रोक देते हैं या फिर ऐसे, बट फॉर्चुनेटली मेरे बारे में ऐसा नहीं हुआ। वाओ, मेरे घर वालों ने मुझे मैं जो भी डिसीजन लिया मैंने, वो मेरे साथ रहे। मेरे पिताजी चाहते थे कि तुम पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, बाद में तुमको जो चाहिए वो करो। फिर भी मैंने जॉब किया, मैं जॉब कर रहा था। 1 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं मज़ा आ रहा है, मैं रेजिग्नेशन दे के आया और घर में बताया कि मैं रेजिग्नेशन दे के आया हूँ। सो मॉम वाज लाइक कि तुमने हमसे एक बार डिस्कस भी नहीं किया, कोई बात नहीं है, बट वी आर विथ यू, तुमको जो लगता है वही करो, हमारा कोई ये नहीं है। एंड मेरे पिताजी भी बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको जो ठीक लगता है वो करो। देन आई जॉइंड इंस्टीट्यूट, मतलब टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो जितना मैं महीने में इधर कमाता था, उसकी 3 टाइम्स मैं उधर कमाता था। ओके। प्लस मुझे म्यूजिक के लिए टाइम मिलता था। ओके। सो मैंने बैठ के सोचा कि मैं ये करूँगा तो मुझे म्यूजिक के लिए टाइम नहीं मिल रहा है एक्चुअली, मैं ये करूँगा तो मुझे म्यूजिक के लिए टाइम मिलेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट में कैसे सुबह 4 घंटे सिखाओ, शाम में 4 घंटे सिखाओ, बाकी का टाइम मुझे म्यूजिक के लिए मिलता था। सो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि म्यूजिक के लिए टाइम नहीं मिलता था तो मुझे अनईजी फील होता था। करेक्ट। तो फिर वो सॉल्यूशन मुझे वहाँ से मिला, इसलिए फिर घर वाले हमेशा साथ में रहे। मैंने जो भी डिसीजन लिया घर वाले साथ में रहे। मैंने जैसे आपको बताया कि माय वाइफ ऑल्सो सपोर्टेड मी वेरी मच, या कि ये सब करने के लिए घर पे वो जो होता है कि तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूरी है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। एग्जैक्टली। सो वो मिला मुझे घर से। और बाहर के काफी लोग मुझे बोल रहे थे, अरे पिंपरी चिंचवड में किधर स्टूडियो बना रहे हो यार, यहाँ पे कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, या तो फिर पुणे में कोथरूड में बनाओ या फिर मुंबई जाके बनाओ, इधर कोई नहीं है, इधर क्या। पर मेरा ये कंफर्म था कि जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली। सो यहाँ पे माहौल नहीं है तो माहौल बनाओ और फिर करते हैं। और भगवान की कृपा से जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आके गए हैं। मतलब नेशनल अवार्ड विनर
और सिंगर्स आनंद भाटे जी, यस, दूसरी हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त नेशनल अवार्ड सिंगर सावनी रविंद्र, मेरी बहुत अच्छी दोस्त और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है प्रियंका बर्वे, यस, रोहित राउत, आनंद जी शिंदे, उत्कर्ष शिंदे, और उर्मिला कोठारे, ऐसे बहुत सारे काफ़ी आर्टिस्ट यहाँ पे आके गए हैं और उनको भी यहाँ पे काम करके बहुत मज़ा आया है. सो दैट इज़ वेरी प्राउड फॉर मी कि पिंपरी चिंचवड़ में स्टूडियो डालने के बावजूद भी लोग आए हैं और किया है उन्होंने काम. स्टूडियो बात ही ऐसी है कि काम अंदर होता है. एग्जैक्टली. बाहर का ज्योग्राफिकल एरिया कैसे मैटर करेगा अगर आप अंदर का एटमॉस्फेयर कंट्रोल कर पाते हो तो. और यहाँ पे राहुल सोलापुरकर जी भी बहुत yes. काफ़ी काम करके गए हैं. तो उन्होंने मुझे बहुत बार बोला है कि यहाँ पे आके मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है. यहाँ का एटमॉस्फेयर जो अंदर जो है कुछ वाइब्स वो बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिव है. ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है. सो दैट इज़ व्हाट ऑलवेज मोटिवेट्स मी. और हमेशा मैं एक सोचता हूँ कि मेरे जो आइडल है रहमान सर, उन्होंने चेन्नई में स्टूडियो स्टार्ट किया और बॉलीवुड के लोग चेन्नई में जाते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और वापस आते हैं. सो व्हाई नॉट. हाँ, सो चेन्नई से तो बहुत पास में हूँ यार. परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट. तो चेन्नई से तो बहुत पास में हुआ, ऐसा सोचता हूँ. काफी अभी तो मतलब लुकिंग एट द रोड्स 20-25 मिनट्स अवे. एग्जैक्टली. दादा, मैंने हमेशा आपको लर्निंग करते हुए देखा है. मतलब वे बैक इन 2014 जब आपने नया सेटअप किया था, तब आई विजिटेड विद माय मॉम एंड आई वाज अ वेरी यंग किड दैट टाइम. सो मैं तब से देख रहा हूँ, मतलब यू वर नॉट प्रो एडिटर्स और प्रो वॉइस रिकॉर्डर. मतलब आपने म्यूजिक के साथ जर्नी स्टार्ट की, फिर कंपोजिंग, फिर उसके साथ बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आपने सीखे. तो आपने ये लर्निंग प्रोसेस हमेशा चालू रखी, तो उसका आज आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है और क्यों ऐसा करना चाहिए हर एक ने हर एक के लाइफ में, नॉट ओनली इन म्यूजिक बट एवरीवेयर. यू शुड कीप लर्निंग. दैट आई सी फ्रॉम यू. Thanks first of all for that. Learning is constant. जिंदगी में हमेशा हमने सीखना चाहिए. इतना सीखने के लिए इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है. उसमें जितना अच्छा सीख सकते हैं ले लो, उतना सीखना चाहिए. और ये जो सीखने के प्रोसेस में हमें जो रखता है ना माइंड अपना, सो हमेशा एब्जॉर्प्शन करने के मोड में रहता है. हम कभी ऐसा सोच नहीं सकते कि मुझे सब कुछ आता है, और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा है. बहुत लोग आगे निकल गए इसमें काम करते हुए और उन्होंने कुछ माइलस्टोन्स क्रिएट किए हैं. सो सीखना ज़रूरी है. मैं अभी भी कुछ ना कुछ तो सीखता हूँ. मतलब आज मैं बताता हूँ, मैंने एक बिजनेस ट्रेनिंग का एक कोर्स लिया है. क्या बात तो है? मैं वहाँ पे जाता हूँ, हर मंगलवार मेरा सेशन रहता है. सो मैं वहाँ पे जाके 2 घंटे लेक्चर सुनता हूँ, उसके नोट्स निकालता हूँ, उस पर वर्कआउट करता हूँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ. एंड मुझे लगता है कि यही आपको ज़िंदा रखता है. बीइंग स्टूडेंट इज़ द बेस्ट फेज इन योर लाइफ. सो मैं पूरी लाइफ स्टूडेंट रहना चाहूँगा. फेज एंड ही नहीं होनी चाहिए. एग्जैक्टली. और हम कभी ऐसा बोल ही नहीं पाते ना कि वी हैव लर्नड एवरीथिंग. Exactly. हमको सब पता है. ये सब पता कभी नहीं होता है. एग्जैक्टली. और दूसरा मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि जिस भी फील्ड में हो ना, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है पूरा. सो मैं अगर फिल्म इंडस्ट्री का एक पार्ट हूँ, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज हमें होना चाहिए. वीडियो में क्या होता है, अपने बिजनेस को समझो. एग्जैक्टली. बिजनेस से भी ज़्यादा वीडियो में कैसे होता है काम, वीडियो का क्या काम होता है, ये जो प्रोसेस है पोस्ट प्रोडक्शन में जो एडिटिंग होता है, एडिटर क्या सोचता है जब फिल्म कट करता है वो, ओके, तो क्या सोचता है, उसकी सोच में हमेशा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जब मैं वो समझूँ, या फिर डायरेक्टर ने ये एंगल क्यों लगाया है, ऐसे क्यों किया है, उस हिसाब से जब मैं समझ लेता हूँ, तो जब मैं बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ, म्यूजिक क्रिएट करता हूँ, तो वो उनके साथ लिंक्ड होना चाहिए. सो इट इज ऑलवेज whenever you see a film or song, it's an audio visual experience. Yes, not only visual. ऑडियो नहीं है, सिर्फ वीडियो नहीं है, ये ऑडियो विजुअल है. सो ये इतना घुलना चाहिए कि सामने वाला को एक्सपीरियंस तो होगा, बट उसको समझ में नहीं रेजोनेंस आना चाहिए. एग्जैक्टली. परफेक्ट होना चाहिए. मतलब एक चीज़ दूसरे के साथ. तो इसके लिए लर्निंग ज़रूरी है. सो ये सब प्रोसेसेस आपको पता होनी चाहिए, लर्न करना ज़रूरी है. सो कोई भी स्क्रिप्ट जब आता है मेरे पास, तो मैं 2-3 बार पढ़ता हूँ. ओके. हाँ, मतलब मैं हमेशा ये इंसिस्ट करता हूँ डायरेक्टर्स को, जब भी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है कि इसका बैकग्राउंड करना है या फिर ये फिल्म के लिए गाने बनाने. सो आई फर्स्ट
डिमांड फॉर स्क्रिप्ट, मैं स्क्रिप्ट 2-3 बार 4 बार पढ़ता हूँ, पूरा फील लेता हूँ, एंड देन फिर मैं बोलता हूँ डायरेक्टर को कि अभी हम डिस्कशन करते कि आपको कहाँ पे गाने चाहिए, कहाँ पे प्लॉट करने हैं, क्या ग्राफ है, क्या सिचुएशंस है, वो मुझे आपकी तरफ से अभी बताइए। सो जब मैं कहानी पढ़ता हूँ तब मेरा एक इमेजिनेशन तैयार होता है, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि म्यूजिक कंपोजर का एक अलग इमेजिनेशन होता है जब भी हम कोई भी गाना बनाते हैं। सी क्या होता है, गाने बनाते वक्त गाना पहले बनता है, देन वीडियो होता है। सो गाना बनाते वक्त मेरा एक इमेजिनेशन होता है, मेरा एक इमेजिनेशन वीडियो इधर रेडी रहता है। सो मैंने बहुत सारे राजस्थानी भी गाने किए हैं विथ माय वेरी डियर फ्रेंड नितिन समाधिया। सो वो हमेशा मुझे पूछते कि आपका इमेजिनेशन मुझे बताओ, आपने क्या इमेजिन किया है ये, तो मैं उनको बताता हूँ। सो दैट बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने वो मिक्स एंड मैच करके वीडियो बनाए। ये काफी रिलेटेबल है क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज हैंस जिमर के बिना अधूरी हैं। एग्जैक्टली वो एक्सपीरियंस जो नोलन देना चाहता है, वो हैंस जिमर का म्यूजिक ना होता तो मुझे नहीं लगता था कि कैसे हो पाता था, या आई वोंट इमेजिन इट परफेक्टली, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, बिकॉज वो जो रेजोनेंस वो दोनों क्रिएट करते हैं ना, एग्जैक्टली दैट्स आई थिंक द क्लोजेस्ट। मतलब इंटरस्टेलर मैंने इतनी बार देखी है। सो वो ट्रैक अभी चालू हो जाएगा ना, मैं ट्रांस में चला एग्जैक्टली सो जो थीम है ना वो इतनी गहराई में लेके जाती है, वो जो टॉपिक है, वो जो सब्जेक्ट है उसमें एक्चुअल लेके जाती है। सो ये बहुत मैजिकल चीज़ है कि कंपोज ऐसा म्यूजिक क्रिएट करना जो आपको वहाँ पे लेके जाए। सो दिस इज व्हाट इज मैजिक। सो म्यूजिक इज मैजिक। दादा अभी ऑलमोस्ट 8 साल की जर्नी रही है, एंड यू नो एवरी डे इज नॉट अ ग्रेट डे, एंड एंटरप्रेन्योर्स नो इट मोर देन एनीबडी एल्स। तो कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, डाउन्स ज़्यादा इनिशियली, आई नो। सो इस डाउन्स में भी हाउ डिड यू कीप गोइंग, हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, what inspired you to keep on going till 8 years and still going on? See, being an entrepreneur is, उसका मतलब ही है रिस्क लेने वाला। entrepreneur मतलब रिस्क लेने वाला। सो ये रिस्क है जो हम हमेशा उठाते हैं इस फील्ड में आना। सब लोग बोलते कि अरे इनसिक्योर फील्ड है, कुछ नहीं है, बट मैं हमेशा सोचता हूँ कि एवरीथिंग इज इनसिक्योर इन दिस वर्ल्ड। यस, कुछ पता नहीं होता हमें कल क्या होने वाला है। सो अभी 2 साल पहले लॉकडाउन आया, एक दिन में सब बंद हो गया, एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड। हम कुछ महीनों के लिए कैद हो गए थे, बिजनेस पूरा बंद हो गया था, एवरीथिंग स्टॉप्ड। सो ऐसे सिचुएशंस में आपको खुद को हमेशा ये मोटिवेटेड रखना ज़रूरी हो जाता है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज जिनके जॉब्स थे उनको हाफ तो सैलरी आती थी, बट एंटरप्रेन्योर्स का तो बिजनेस ही बनता है। और हमारा ऐसा था कि सबसे पहले इंडस्ट्री हमारी बंद होती है और सबसे लास्ट में शुरू होती है। यस। सो ये तो प्रॉब्लम होता ही है। रिसेंटली अभी एक प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। यस यस। इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने के बाद जीमेल हैक हो गया। माय गॉड। अब जीमेल अकाउंट में मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मिलियंस व्यूज़ है मेरे एक वीडियो को। आपका मराठी ब्रेथलेस Exactly. 4 मिलियन प्लस। यस, 4 मिलियन प्लस है उसमें। सो उस पे 22.5 के सब्सक्राइबर्स है। आज की तारीख में इतने सब्सक्राइबर्स लाना चैनल पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने बहुत ट्राई किया गूगल को इन्फॉर्म करने का, गूगल को मेल किए, बहुत कुछ किया, साइबर सिक्योरिटी में इन्फॉर्म किया, बट कुछ नहीं हुआ। सो यहाँ पे हमेशा मैं एक सोच जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो आजमाता हूँ हमेशा, और वो मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि उनके लाइफ में भी मैंने, मतलब उनका चरित्र जब हम पढ़ते हैं, रिस्टार्टिंग योर जर्नी, मतलब आपका एम फिक्स्ड है, बट उसके लिए उधर तक जाने के लिए बहुत बार आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए। आप जाओगे फिर थोड़ा गिरोगे, जाओगे फिर थोड़ा गिरोगे। सो ये कांस्टेंट है। सो उसको एक्सेप्ट कर लो, और ऐसे सिचुएशंस आएंगे। अभी मेरा जीमेल अकाउंट गया, उसमें बहुत कुछ मेरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, मेल्स थे, इतने सालों से गूगल फोटोज़ में इतने अच्छे अच्छे मेमोरीज थी, बट वो गया। सो 1-2 दिन मुझे भी बुरा लगा, ऑफ कोर्स वो लगना भी चाहिए। बट उसके बाद मैंने बोला किसने क्रिएट किया था,
मैंने ही ना, फिर से क्रिएट करेंगे। क्या उसमें क्या है? तो रिस्टार्ट करना लाइफ में, वो सीखना, रिस्टार्टिंग इजीली रिस्टार्ट। पहले कुछ बार आप पहले कुछ अटेम्प्ट्स में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा रिस्टार्ट करना, बट एक वो आदत होनी चाहिए। सो वो जैसे रिस्क टेकिंग की आदत लग गई है, वैसे अभी रिस्टार्ट करने की भी आदत होनी चाहिए। तभी कोई एंटरप्रेन्योर या तभी कोई स्पोर्ट्समैन या तभी कोई पैशनेट इंसान अपने एम तक पहुंच सकता है, जिसको ये गिर के उठना आता है। करेक्ट। सो गिरना सबके लाइफ में है, बट गिर के उठना ये बहुत ज़रूरी है। वो सबको सीखना चाहिए और वो खुद को हमेशा तैयार रखना चाहिए कि जैसे ही गिरूंगा मैं उठूंगा, जैसे ही गिरूंगा मैं उठूंगा, जितनी बार मैं गिरूंगा उतनी बार मैं उठूंगा। ये खुद को चैलेंज करना है। दिस इज व्हाट इज थॉट बिहाइंड कीपिंग मोटिवेटिंग योरसेल्फ, ऐसे मैं सोचता हूँ। डेफिनेटली, एंड दिस वर्क्स वंडर्स, Yes. and we can see that. Oh, thank you. So after this, you know, life में 2 persons होते हैं जिनके लिए मतलब we feel most important, I think in personal or every entrepreneur's journey, Okay. is one that you look up to. Yes. कि मेरा रोल मॉडल क्या है और अगले 5 साल में मुझे कहाँ पहुँचना है और Exactly. उसके जैसी एक जर्नी बनानी है, Okay. not similar to him, Yes. but something like him. Yes. And one person who is very close by in your very inner circle, who is constantly supporting you. Yes. तो ये 2 लोग कौन है आपके लाइफ में? मतलब ये ज्यादा भी हो सकते हैं Exactly. बहुत लोगों की लाइफ में, but एक्चुअली मैं मतलब सिर्फ 2 बोला तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत लोग हमें इंस्पायर करते रहते हैं अपने लाइफ में, बट मैं मेरा रोल मॉडल जैसे बोला कि मैं AR रहमान सर को मानता हूँ हमेशा, बिकॉज उन्होंने जो म्यूज़िक क्रिएट किया है, उन्होंने जो रिवॉल्यूशन लाया है, उन्होंने ऐसे दौर में ऐसा म्यूज़िक बनाया कि जो टाइमलेस है। रोज़ा वॉज हिज फर्स्ट फिल्म, पर आज भी उनका गाना लगाओ, किसी भी दायरे से देखो, मिक्सिंग देखो, मास्टरिंग देखो, और उन्होंने एक स्टीरियोटाइप तोड़ा है। एग्जैक्टली। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो सिर्फ रोमांटिक साउंड्स के लिए यूज करते थे, वो उन्होंने सॉरो के लिए यूज किए, एंड दैट वर्कड क्रेजी। एग्जैक्टली। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रेंड सेटर। ट्रेंड सेटर उसको ही बोलते हैं कि जो एक पैटर्न तोड़ देता है। सो उन्होंने वो पैटर्न तोड़ दिया। सो ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है कि जो फ्लो के अपोजिट जाते हैं। सो वो मेरे इंस्पिरेशन हमेशा रहते हैं। और दूसरी बात, सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरे भरे पड़े हैं पूरे। एग्जैक्टली। और मैं हमेशा पॉजिटिव फील करता हूँ, लोगों के साथ मिलता हूँ, नए दोस्त बनाता हूँ, सबके साथ मिल के कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। सो एक छोटा बच्चा भी मिलता है तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ उसको, उससे क्या सीखने को मिलता है, मैं हमेशा देखता हूँ ये। और ये एबिलिटी मुझे बहुत पॉजिटिविटी देती है हमेशा। मैं लोगों में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ, मतलब वो आदत हो गई अभी, मुझे निगेटिव चीज़ें दिखती नहीं है। आई ओनली सी पॉजिटिव, कि इनके इसमें क्या पॉजिटिव है, The glass is always full. एग्जैक्टली। सो मैं हमेशा ये देखता हूँ, उसकी वजह से मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत फील होता है, अच्छा फील होता है, लोगों से मिलता हूँ। तो सपोर्ट सिस्टम मेरी बहुत स्ट्रांग है। मेरे मम्मी डैडी है, मेरे वाइफ है, माई ब्रदर इज़ देयर, एवरीबडी। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे। एक मोटिवेशन देना भी एक सपोर्ट होता है, क्योंकि जब आप ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जिसमें आपके आसपास के कोई नहीं है इसमें, तब यही सारे लोग होते हैं जो हम कुछ करते हैं तो उसके ऊपर वो अपना फीडबैक देते हैं कि ये अच्छा लगा, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ। और ऐसे ही मैं बढ़ता गया और ऐसे ही कोई भी बढ़ता जाता है। सो ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और अगर किसी को आपके जैसा खुद का एक सेटअप करना हो, स्पेशली इन एरिया वेयर देयर आर नो स्टूडियोज, बिकॉज काफ़ी कम है, तो क्या दिमाग में थॉट प्रोसेस होनी चाहिए? क्योंकि अगर थॉट प्रोसेस गलत हो ना, तो बिजनेस करके भी कितने भी एंटरप्रेन्योर स्पिरिट आप लाएंगे तो वो वर्क नहीं होता है, बिकॉज आप ओपन माइंडसेट के साथ स्टार्ट नहीं करते हो। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी सेटअप लाइक यू, व्हाट शुड अ पर्सन कीप इन माइंड, और व्हाट शुड बी अवेयर ऑफ, और उसके लिए वो फाइन होना चाहिए? ओके, सी देयर इज़ वन, मतलब एक कंसेप्ट है बिजनेस में, 70% by 7। मतलब जब आपको लगता है कि मैं कोई भी चीज़ के लिए 70% तैयार हूँ, तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाकी के 30% जो होते हैं वो इम्प्रूवमेंट के होते हैं। करेक्ट। ओके, सो आप सेटअप डालोगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिर वो 30% है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, फिर एक आप 100% हो जाएगा। और वैसे भी लाइफ में कुछ भी परफेक्शन नहीं होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्शन के पीछे मत भागो,
उससे अच्छा सिंसियरिटी से काम करो। सो सिंसियरली जितना आप काम करोगे ना, आपके एम की तरफ दौड़ोगे ना, ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाओगे। कि परफेक्ट कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। नो वन इज परफेक्ट, कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। सो हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि ये परफेक्ट है या वो परफेक्ट है। सो परफेक्शन के लिए क्यों भागना है। सो हम सिंसियरिटी से काम करेंगे। सबसे पहले वो सिंसियरिटी चाहिए। सेकेंड थिंग कि मुझे बनाना है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ चाहिए कि मैं बनाऊंगा, अपना एक एम्पायर बनाऊंगा, छोटा सा हो बड़ा हो वॉट एवर इट इज़, एक बनाऊंगा। थर्ड थिंग, टेक्निकल चीज़ें सीखना ज़रूरी है बहुत, क्योंकि आप अगर सेटअप डालते तो बहुत सारे सेटअप्स मैंने देखे कि सेटअप बहुत अच्छे किए और वो बंद हो गए बिकॉज वहाँ पे टेक्निकल लैकिंग था। करेक्ट। टेक्निकल एक जो इंसान रहता है वहाँ पे, जो टेक्नीशियन रहता है, वो वहाँ पे लैकिंग था और वो सेटअप इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट डूब गया। सो वो एक ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अगर कोई ऐसे है और अपने एरिया में है तो आई वुड लाइक टू हेल्प हिम और हर। सो उसके लिए मैंने एक कोर्स भी डिज़ाइन किया है कि जिनको म्यूज़िक के में कुछ करना है बट उनको पता नहीं है कि क्या है डायरेक्शंस और क्या है, तो मैंने एक म्यूज़िक प्रोडक्शन और ऑडियो इंजीनियरिंग का एक अलग कोर्स क्लब किया है कि जो कहीं पे भी नहीं है। मतलब आपको अगर सीखना है तो ऑडियो इंजीनियरिंग अलग फील्ड है, म्यूज़िक प्रोडक्शन अलग फील्ड है और उसके कोर्सेज भी अलग मिलते हैं। आपको दोनों करना है तो दोनों अलग अलग करने पड़ेंगे। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, पिछले 10-12 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो उसको मिलाकर एक कोर्स डिज़ाइन किया है और वो बहुत ही कम फीस में मैं डिलीवर करता हूँ। और मेरे उसके 5-6 बैचेस हुए। मेरे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारेगामा के लिए कोई काम कर रहे हैं, अच्छे गाने बना रहे हैं, अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ दैट। यू शुड बी। एंड आई एम फीलिंग हैप्पी कि मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ, मैं किसी को हेल्प कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं होती। एग्जैक्टली। सो मेरे स्टूडेंट्स जब फ़ोन करते हैं मुझे, सर मैंने ये किया है आप सुनो, वो सुन के ही बहुत खुशी होती है। सुनने के बाद तो बट ऑब्वियस खुशी होती है कि जो जिनको हमने सिखाया वो लोग कर रहे हैं। सो उनका पैशन हमने ज़िंदा रखना ज़रूरी है और उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है। तो मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि जिनको भी ऐसा कुछ लगता है कि इस फील्ड में करना है, सो आई एम देयर, कभी भी आप मुझे कांटेक्ट करो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प फ्रॉम माई, मतलब मेरा जो बेस्ट होगा मैं उनको देने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है। यस। थोड़ा सा दादा साइड में हटके एक अलग सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। दैट इज रिलेटेड टू द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। सो आपको क्या लगता है कि अभी का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? सी हमेशा मैं मतलब कॉलेज में भी मैं एक मुझे मतलब एक अलग नज़रिए से देखते थे लोग, मैं बहुत ही क्रांतिकारी था। 75% अटेंडेंस के मैं बहुत खिलाफ था। मैं उनको बोलता था कि आप अटेंडेंस पे क्यों देख रहे हो, मुझे मार्क्स आ रहे हैं। सेकेंड थिंग कि मैं कुछ कर रहा हूँ अलग से पैशनेटली। करेक्ट। सो उस पे कुछ तो आप कंसेशन दो, ये कंसीडर करो। एग्जैक्टली कंसीडर करो। बट ये नहीं होता था। मेरे बहुत सारे टर्म वर्क्स के मार्क उसमें डिडक्ट हो गए हैं कि मेरा अटेंडेंस 75% नहीं है। बट आई एम नॉट फीलिंग एनी बैड अबाउट दैट बिकॉज कि मुझे जहाँ पे जाना था मैं वहीं से जा रहा हूँ। और सेकेंड ये है कि आज भी वो इंस्टीट्यूट्स में, आज भी वो कॉलेज में मेरा नाम लिया जाता है कि ये हमारा स्टूडेंट है। जब भी अभी हाल ही में PCCOE का एक इंडक्शन प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया कि ये हमारा स्टूडेंट है who is working as a music composer in film industry. So मुझे लगता है कि आम स्टूडेंट से अच्छा ये होना ज़रूरी है। So ये लाइफ में कुछ तो पैशन फॉलो करना ज़रूरी है। So ये थोड़ा सा लैक होता है अपने एजुकेशन सिस्टम में। और अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिशों ने डिज़ाइन किया था, उनको नौकर चाहिए थे इसलिए बनाया था। So आज भी वही चल रहा है। सो वी नीड टू इम्प्रूव इन दैट। आई थिंक मुझे स्ट्रांगली लगता है कि मैंने पढ़ाया भी है, मैंने इतने सालों मतलब 5-6 साल करीब इंजीनियरिंग में पढ़ाया है, तभी भी मुझे यही महसूस हुआ है कि ये सिस्टम जो है वो चेंज होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है हम जाते हैं, पढ़ाते हैं, हमें नोट्स निकालते हैं और जब भी टीचर्स बोलता है कि ये क्वेश्चन डेफिनेट है तो फिर हम उस पर बहुत ज़्यादा गौर करते हैं क्योंकि उस पर मार्क्स मिलने वाले हैं। सो एवरीथिंग इज फॉर मार्क्स, कंपटीशन इज फॉर मार्क्स एंड दिस रैट रेस इज फॉर मार्क्स।
मैं हमेशा देखता हूँ, अभी मेरी बेटी भी स्कूल में जाती है, तो मैं उसको हमेशा यही बोलता हूँ कि सिंसियरली पढ़ाई करो, जो पढ़ना है वो पढ़ लो, बट मैं हमेशा कभी भी उसको ये नहीं बोलता हूँ कि इतने ही मार्क्स आने चाहिए, उतने ही मार्क्स आने चाहिए. मार्क्स कैन नॉट बी Deciding factor. एग्जैक्टली, मार्क्स कैन नॉट बी अ पैरामीटर टू डिसाइड कि हु इज सक्सेसफुल, हु इज अनसक्सेसफुल. सो मुझे लगता है कि मार्क्स आर जस्ट नंबर्स. डेफिनेटली. फॉलो योर पैशन, जो आपको लाइफ में करना है वो डिसाइड करो, अपने लाइफ का पर्पस ढूंढ लो, वो बहुत ज़रूरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है. सो एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन से आपका एक माइंडसेट तैयार होता है, एक अप्रोच आता है, लिटरेसी आती है. एग्जैक्टली वो तो ज़रूरी है, बट उसके साथ आप ये डिसाइड करो कि लाइफ में कुछ तो बड़ा करना है. इट शुड हेल्प टू फाइंड योर पर्पस. एग्जैक्टली. एंड सेकेंड थिंग, मैं हमेशा ये देखता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, बट दुनिया में कोई भी कहाँ पे भी गए तो बिजनेस सिखाने वाला कोई चीज़ नहीं है. अब Yes. आप बोलोगे कि MBA है, दैट इज मैनेजिंग बिजनेस. करेक्ट. ओनिंग बिजनेस एंड डूइंग बिजनेस कहीं पे भी सिखाया नहीं जाता अंबानी है. और टाटा कहाँ थे बिजनेस में? Exactly. MBA थोड़ी करके आए थे. एग्जैक्टली. सो MBA इज बिजनेस मैनेजमेंट. Yeah. बिजनेस को मैनेज करने का सिलेबस है, करेक्ट. बट एक्चुअली बिजनेस करने की कोई इंस्टीट्यूट, बिजनेस कैसे करना है ये कोई नहीं सिखाता है. सो दैट शुड हैपन, वो होना चाहिए. और अपने यहाँ पे एक चीज़ है कि फाइनेंशियल लिटरेसी. एग्जैक्टली. और एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए लोग बहुत ही घबराते हैं, मतलब बहुत रिस्की लगता है, बिकॉज उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोग क्या कहेंगे. और कभी कभी रॉन्ग एग्जाम्पल्स. एग्जैक्टली. लोग आ जाते बोलते मेरे दोस्त ने क्या डूब गया, तू क्या करेगा. एग्जैक्टली. सो ये एग्जाम्पल्स देना नहीं चाहिए, और ये जो माइंडसेट है वो बदलना ज़रूरी है. लेट देम ट्राई, लेट देम फेल. दैट्स गुड. हाँ, क्योंकि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान ने कुछ किया तो उसमें सक्सेसफुली होना ज़रूरी है, उसमें से सीखना भी ज़रूरी है. सो सीखना, मैंने जैसे बोला कि सीखने के बाद इंसान ऑटोमेटिक, आदमी सक्सेस से थोड़ी सीखता है, आदमी फेलियर से सीखता है. एग्जैक्टली. परफेक्ट, यू सेड इट परफेक्टली कि फेलियर से सीखना एग्जैक्टली ज्यादा जरूरी है. और हाँ. वो पेरेंट्स का माइंडसेट भी बदलना जरूरी है कि बच्चा अगर गिर रहा है तो उसे गिरने दो, उठने दो. एग्जैक्ट. मैं हमेशा सोचता हूँ और बताता हूँ लोगों को कि एक फ्लैट लिया, एक गाड़ी ली, शादी हुई, बच्चे हुए, दैट इज दे कॉल्ड एज सेटलमेंट. सेटल कभी नहीं होती लाइफ में. एग्जैक्टली. और ये अगर सेटलमेंट है तो फिर कितना स्टीरियोटाइप है ये, सब लोग वही कर रहे हैं. सो डू समथिंग डिफरेंट यार, स्टैंड आउट होना चाहिए. हाँ, मतलब 50 साल के बाद ना, मैं जब देखूंगा, मैं ये सब मैंने जो लाइफ की जर्नी की है, तो मुझे ये फील होना चाहिए यार, जिंदगी में जो करना चाहता था वो किया है. नो रिग्रेट्स. रिग्रेट्स नहीं रहेंगे कुछ भी. सो ये बहुत ज़रूरी है, रिग्रेट्स नहीं रहना चाहिए. एक तो मतलब हिंदू फिलोसॉफी के अनुसार मनुष्य का जन्म ही बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसे बोलते हैं, और वो भी ऐसे मैं वेस्ट करूं. क्यों? नहीं, ये ट्रू है. एग्जैक्टली. सो जैसे फिलोसॉफी में बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ट्राई करना है, तो मुझे लगता है कि अपना पैशन फॉलो करना, अपनी जिंदगी जैसे अपने चाहिए, जो चीज़ें मुझे लगती है वैसी करनी है, दैट इज मोक्ष प्राप्ति. वाओ. ये काफी अलग नजरिया मिला. दिस इज रियली ग्रेट. थैंक यू. एंड लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू इज what do you or how do you define success, or what does success mean to you personally? आपके लिए सक्सेस क्या है? सी बहुत पैरामीटर्स होते हैं अलग अलग. ये क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपके दिल से जो एक वन लाइनर निकल रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे मतलब मैं बताता हूँ कि सक्सेस मीन्स इंसान ऐसे जगह पे पहुँचना कि जहाँ पे वो खुद को कंटेंटेड फील करे. एवरीथिंग इज साइलेंट, पीसफुल होना चाहिए. मतलब देखिए ना, आपके पास फिनेंशियली प्रॉब्लम्स है तो आपके दिमाग में वही आता रहेगा. आपके पास बाकी भी प्रॉब्लम्स है तो आपके दिमाग में वही आता रहेगा. बट ऐसा इंसान तभी पीसफुल फील करेगा कि जब उसके पास सब आएगा. सो बट ऑब्वियस कि ये सब स्ट्रगल, ये सब लड़ाई उसको करनी है, पैसे के लिए भागना ही है. सक्सेस मैं उसी को बोलूँगा कि जहाँ पे आप खुद को कंटेंटेड फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे कि यस, मुझे जो चाहिए था वो मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो सक्सेस. मतलब देखिए, एक बार मैं सुरेश जी वाडकर के साथ बात कर रहा था, तभी हम ऐसे ही बात कर रहे थे, तो मतलब ये उनका बड़प्पन है कि वो इतने अच्छे वे में समझाते हैं
तो मैंने इनको पूछा कि आप इतने लेवल पे हो तो आपको क्या टेंशन है अभी? तो बोले कि तुमको यही गलतफहमी है, ये इधर आके मेंटेन करना भी एक अलग हेडेक है। ना आपको, हमको लगता है ना अंबानी इज अ वेरी हाँ। पीसफुल मैन, उसके दुख उसको पता है। एग्जैक्टली, सो यही होता है। सो सक्सेस इज व्हाट मैं हमेशा बोलता हूँ कि आदमी वहाँ पे पीसफुल रहे, कंटेंटेड रहे, हैप्पीली रहे, और जो भी होता है उसकी जो माइंड स्टेट है वो कांस्टेंट रहे। करेक्ट। ऐसे सिचुएशन में जब इंसान जाए, दैट इज कॉल्ड एज सक्सेस। अभी हम देखते हैं ना, बहुत सारे मॉन्क्स रहते हैं। अभी गौर गोपाल दास जी का आप सुनते रहेंगे। Yes. बहुत अच्छा बोलते हैं। उनकी तो वो यहीं पे रहते थे। Yes, again Yes. from PCMC. हाँ, वहीं पे रहते थे। Studied in Pune. Exactly, यहीं से गए हैं एक बहुत अच्छा Well-to-do फील्ड family. में सब काम करते थे, एंड वो वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे उनको जाना था। सो उनके पास फिजिकली कुछ नहीं है बट सब कुछ है। Yes. लोग हम उनको सुनते हैं। सो दिस इज व्हाट इज आई कॉल्ड एज सक्सेस, कि सब कुछ होना ही मतलब सक्सेस नहीं है। I know. वो माइंड स्टेट में जाना इज सक्सेस। वाओ। और आपने जो रेजोनेंस का मतलब बताया है उससे मुझे ये पता चला है, अभी मेरा एक डेफिनेशन तैयार हो चुका है कि अगर लाइफ और काम में वाह, रेजोनेंस के जैसे अगर पीस क्रिएट हो जाए एग्जैक्टली, तो वो सक्सेस है। क्या बात है। वेरी नाइस। So on that note, thank you so much, Dada, Most for sharing welcome. your journey, Most and it welcome. is very inspiring, and I Thank hope you. it inspires a lot of people. Thank you. Thanks and I a wish lot. you all the best for all your future endeavors. Thank you so much for interviewing me. It was a honor for me.